हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, प्रतियोगिता दर्पण एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैगजीन मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा हर एक महीने की प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जाता है। तो आज हम लोग जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन होती है वह 1 मंथ पहले पब्लिश होती है। जैसे मई महीने अभी चल रहे हैं तो जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण पब्लिश हो गई है, लेकिन इसमें कंटेंट जो है वह अप्रैल महीने का इसमें दिया हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए हम लोग जून 2025 की प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इसका जो पीडीएफ है, हमारा करेंट अफेयर का जो पेड बैच है वहां पर इसका पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आप लोग करेंट अफेयर का पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8375934036 या 9870564701 पर आप संपर्क करके इसका पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। आइए हम लोग डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर। काफ़ी चर्चा में रहा है और इसके चर्चा में रहने के पीछे वजह यही है कि भारत के दो महत्वपूर्ण साहित्य, एक है श्रीमद् भगवत गीता तथा दूसरा है भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। इन दोनों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में भारत के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता तथा भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र, जिसे ललित कला का मूल ग्रंथ भी माना जाता है, इसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, अगर इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी को देखा जाए तो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर की स्थापना 1992 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था स्थापना के पीछे? विश्व की महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासतों को विश्व के समक्ष लाना। वर्तमान समय में विश्व की 570 पांडुलिपियां अब तक इसमें शामिल हो चुकी है, जिनमें भारत की 14 रचनाएं हैं। पहले से 12 रचनाएं इसमें शामिल थी और 2 वर्तमान समय में इस वर्ष जोड़ी गई है। कौन कौन? श्रीमद् भगवत गीता और भरत मुनि के द्वारा रचित नाट्य शास्त्र। तो 12 और 2 14। वर्तमान समय में भारत के 14 रचनाएं जो है इसमें शामिल हैं और ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो 570 पांडुलिपियां इसमें शामिल है। 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर डिस्क्रिप्शन में भी प्रश्न पूछेगा, स्टेटमेंट वाइज भी प्रश्न पूछे जाए या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाए वहां पर फैक्चुअल, तो किसी भी तरह का प्रश्न पूछेगा तो इतनी जानकारी अगर आपके पास रहेगी तो आप आसान तरीके से वहां पर आप उसे सॉल्व कर लेंगे। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो नई दिल्ली। वर्तमान समय में देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, तो वर्तमान समय में 35वां राज्य या यूनियन टेरिटरी दिल्ली बना है, जिसने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत को लागू किया है। ठीक है, एकमात्र एक ऐसा राज्य बंगाल है जहां पर इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। ठीक है, तो 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है आयुष्मान भारत लॉन्च करने वाला? तो दिल्ली बना है। इसके पहले 34वां कौन था? तो 34वां था उड़ीसा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वायत्तता में वृद्धि संबंधी सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आप देखे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु राज्य और केंद्र सरकार के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है विभिन्न इशूज को लेकर, चाहे वह त्रिभाषा फार्मूला हो, परिसीमन आयोग हो, धन का आवंटन हो, कर का आवंटन हो, इन सभी मामलों पर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा राज्य स्वायत्तता में वृद्धि में सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है और इस उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुरियन जोसेफ के द्वारा किया जाएगा। यानी कि इसके अध्यक्ष होंगे इस कमेटी के जस्टिस कुरियन जोसेफ। इसके 2 अन्य सदस्य होंगे जिनमें अशोक वर्धन शेट्टी और एम नागनाथन, ये 2 अन्य सदस्य होंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य स्वायत्तता संबंधी सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब हम लोग आगे डिस्कशन प्रारंभ करें उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारी टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए
71वीं बीपीएससी प्री को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर का एक पेड बैच लॉन्च किया गया है। इस पेड बैच के अंतर्गत मंथली वाइज आपको सितंबर 2024 से जब तक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं होती है तब तक 1 साल का लगभग आपको प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर मैगजीन का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मंथली वाइज बिहार करंट अफेयर का शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जनवरी 2025 से विजन आई इस मैगजीन के शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इसमें हम लोग परीक्षा मंथन पत्रिका जो है मैगजीन है उसका भी शॉर्ट नोट्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन का, प्लस बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार और यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों का भी शॉर्ट नोट्स आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। करंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण कंटेंट है वे सभी कंटेंट आपको इस पेड ग्रुप में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए इसके अतिरिक्त आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप लोग इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 8375934036 प्रशांत कुमार या 9870564701 प्रणय कुमार, आप लोग 2 में से किसी एक नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसका जो फ़ी है हिंदी मीडियम के लिए ग्रुप सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए है क्योंकि नोट्स सारे हिंदी मीडियम में अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, इसका फ़ी 500 रुपया रखा गया है 1 ईयर का, मंथली फ़ी नहीं है। ये पूरे 1 ईयर का जब तक 71वीं प्रीलिम्स नहीं होती है, चाहे वह सितंबर में हो या फिर दिसंबर में हो, कभी भी प्रीलिम्स होगी उस समय तक यह बैच वैलिड रहेगी। सारे कंटेंट दिए जाएंगे और पूरा जो बैच का फ़ी है ओवरऑल 1 साल का वह 500 रुपया रखा गया है। तो आप लोग 2 में से किसी एक नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं और ये दोनों नंबर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हर जगह अवेलेबल है। आप लोग ये 2 में से किसी एक नंबर पे 500 रुपया पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज दें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम कहीं पर भी आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस ग्रुप से जल्दी ज्वाइन करके सारे पीडीएफ मटेरियल को कलेक्ट करके आप लोग याद करना प्रारंभ करें क्योंकि 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स सितंबर महीने में संभावित है। और अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप @ISPC सेंटर को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अब आइए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, हमने कुछ दिनों पहले एक मेंस का मॉडल आंसर भी इस टॉपिक पर हमने डिटेल डिस्कस किया था जब पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित किया गया था। ठीक है, लेकिन अब चूंकि प्रीलिम्स के लिए हम लोग प्रतियोगिता दर्पण शॉर्ट नोट्स को देख रहे हैं तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 प्रीलिम्स में कौन कौन से यहाँ से टॉपिक से सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 जो है लोकसभा से 2 अप्रैल 2025 ईस्वी को पारित किया गया था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। राज्यसभा से 3 अप्रैल 2025 को पारित किया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति 5 अप्रैल 2025 को मिली। यानी कि वक्फ संशोधन अधिनियम के दृष्टिकोण से 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल और 8 अप्रैल ये 4 डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित हुआ, 3 अप्रैल को राज्यसभा से पारित किया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 8 अप्रैल से यह पूरे देश भर में इसे नोटिफिकेशन गजट के जरिए प्रकाशित करके इसके लागू कर दिया गया। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसे ध्यान में रखना जरूरी है। हो सकता है कि स्टेटमेंट वाइज प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जामिनेशन के दौरान। पहला मुख्य प्रावधान है कि अब राष्ट्रीय संपत्ति या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत आने वाले स्मारकों व जमीनों को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, वक्फ के लिए दानदाता को कम से कम 5 वर्षों तक प्रैक्टिकली मुसलमान व संपत्ति का मालिक होना जरूरी है। दस्ता व पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीकृत पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का विवरण 6 माह के भीतर अपलोड करना अनिवार्य है। वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण जिलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में वक्फ संपत्तियों की घोषणा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्य होंगे, राज्य वक्फ बोर्ड में 11 सदस्य होंगे। इस संशोधन अधिनियम से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल थे। ठीक है, तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जिसे पारित किया गया 2025 में, तो इससे संबंधित ये सारे महत्वपूर्ण यहाँ पर फैक्चुअल और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जिसे आपको मन मस्तिष्क में ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य ने श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अनुसार श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप वापस लेने की भारत सरकार से मांग की गई है। और यह प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीलंकाई दौरा के कुछ दिनों पूर्व ही यह प्रस्ताव पारित किया गया था।
कच्चतीवी द्वीप का अगर हिस्ट्री देखा जाए तो यह पूर्व में मद्रास प्रेसिडेंसी का भाग माना जाता है, जिसे 1974 के समुद्री समझौते के तहत भारत ने श्रीलंका को सौंप दिया था। यानी कि कच्चतीवी द्वीप जो है पूर्व में यह भारत का हिस्सा था, मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन 1974 ईस्वी में भारत और श्रीलंका के मध्य एक समुद्री समझौता हुआ। उस समुद्री समझौते के अनुसार भारत ने कच्चतीवी द्वीप जो है उसे श्रीलंका को सौंपने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है कि भारत सरकार श्रीलंका से कच्चतीवी द्वीप को वापस ले। अगला है, हाल ही में DRDO ने स्वदेश विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा गौरव क्या है, तो DRDO के द्वारा विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। ग्लाइड बम क्या होता है, तो किसी उड़ते हुए विमान से छोड़े गए बम को ग्लाइड बम कहते हैं। और गौरव जो है वह DRDO के द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है। देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा तमिलनाडु में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जिससे नाम दिया गया है पंबन ब्रिज। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। यह रामेश्वरम को मंडपम से जोड़ता है। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे किस राष्ट्रपति को न्यायपालिका ने पद से बर्खास्त करने, पद से हटाने की सिफारिश की है? तो दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति का नाम है यून सुक येओल। इसे ही वहां की सर्वोच्च न्यायपालिका, संवैधानिक न्यायपालिका ने पद से हटाने की सिफारिश की है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्रह्मा क्या है, तो म्यांमार में भूकंप के कारण भारत सरकार के द्वारा जो मानवीय सहायता भेजी जा रही है उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला है छठा बिम्स्टेक सम्मेलन। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो थाईलैंड बैंकॉक में छठा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन 2025 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, पांचवा बिम्स्टेक सम्मेलन जो है 2022 में श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 में थाईलैंड बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया। और सातवां जो बिम्स्टेक सम्मेलन है, सातवां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। कब किया जाएगा यह अभी तिथि निर्धारित नहीं है। तो आप लोग पांचवा 2022 में श्रीलंका, छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 2025 थाईलैंड बैंकॉक और सातवां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। इस बार का जो छठा बिम्स्टेक सम्मेलन था थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित किया गया, उसका थीम क्या था, विषय, मुख्य विषय क्या था, तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला व खुला। ठीक है, इस बार का थीम था। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। वर्तमान समय में इसके 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एवं नेपाल। इसे याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, BIMSTEC। यह बिम्स्टेक है। B फॉर बांग्लादेश, I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड। ठीक है, और फिर बाद में भूटान और नेपाल को आप लोग इसमें ऐड कर लें। तो बिम्स्टेक 7 सदस्य देश हैं। स्थापना 1997 में की गई थी। छठा बिम्स्टेक सम्मेलन थाईलैंड बैंकॉक में संपन्न हुआ, जिसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला व खुला है। बिम्स्टेक संगठन के बारे में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में विश्व की 22% आबादी बिम्स्टेक देशों के पास है और कुल टोटल इकोनॉमी $4.5 ट्रिलियन है। बिम्स्टेक जो घोषणा पत्र इस बार का जो जारी किया गया है उसे बैंकॉक विजन 2030 का नाम दिया गया है। आपसे यह भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा बैंकॉक विजन 2030 का संबंध किस संगठन से है, तो आप लोग याद रखेंगे बिम्स्टेक संगठन। भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बिम्स्टेक सम्मेलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई, जिसे आपको याद रखना है। भारत के द्वारा बोधि कार्यक्रम लॉन्च किया गया। बोधि कार्यक्रम का पूरा नाम है, फुल फॉर्म है बिम्स्टेक फॉर ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर। यह बेसिकली युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए बोधि कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। दूसरा, भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा बिम्स्टेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया है। भारत में प्रत्येक वर्ष बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा 2025 में बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट और 2027 में पहले बिम्स्टेक खेल की मेजबानी भारत में किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस वर्ष किया जाएगा पहले बिम्स्टेक खेल की मेजबानी भारत के द्वारा, तो वर्ष 2027 में। बोधि कार्यक्रम का पूरा नाम आप लोग याद करेंगे, फुल फॉर्म भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो बैंकॉक विजन 2030 यहीं पर समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है
सिप्री का रिपोर्ट। अब सभी जानते हैं कि सैन्य खर्च के दृष्टिकोण से सिप्री का जो रिपोर्ट है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग मेंस का भी जब डिफेंस से संबंधित आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर सिप्री का रिपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सैन्य खर्च के संदर्भ में सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, जिसके अंतर्गत यह रिपोर्ट खुलकर सामने आई कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च करता है वह है यूएसए, और भारत जो है 5वें नंबर पे है, ठीक है। पहले नंबर पे है यूएसए 997 अरब डॉलर प्रति वर्ष खर्च करता है सेना पर, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रशिया, चौथे नंबर पे जर्मनी और 5वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया जो है 2024 में 86.1 अरब डॉलर का खर्च किया है सेना पर, यानी कि भारत की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 10 गुना से भी ज़्यादा यूएसए का है, ठीक है। भारत जीडीपी का 2.3% खर्च सेना पर रक्षा क्षेत्र में करता है। भारत के सैन्य खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 1.6% की वृद्धि हुई है। तो 2-3 चीज़ यहाँ पर जानना जरूरी है। पहला कि सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत 5वें नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन है, यूएसए। भारत कितना खर्च किया 2024 में, तो 86.1 अरब डॉलर भारत खर्च किया सेना पर, और देश की जीडीपी का 2.3% है यह, ठीक है। यह हो गया सिप्री का रिपोर्ट। अब आइए रेपो रेट। हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई है जिसके अंतर्गत वर्तमान समय में रेपो रेट है 6%। अब सवाल है कि रेपो रेट क्या होता है, तो वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है वह रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान समय में रेपो रेट है 6%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और बैंक दर है 6.25%। तो आप लोग इसे याद रखेंगे। एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में देश में जीडीपी में वृद्धि 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आप लोग याद रखेंगे, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वृद्धि दर 6.5% और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी में वृद्धि दर 6.7%। किसका अनुमान है, एनएसओ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का। तो 24-25 में 6.5%, 25-26 में 6.7%। वर्तमान में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 28 है। हाल ही में सरकार के द्वारा एक पॉलिसी लाई गई थी, 1 स्टेट 1 रीजनल रूरल बैंक, यानी कि एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कॉन्सेप्ट लाया गया था। इसके अनुसार एक राज्य में अब एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे। जैसे आप बिहार में देखेंगे तो बिहार में 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था, एक उत्तरी ग्रामीण बैंक और एक दक्षिणी। अब दोनों को मर्ज करके एक ही कर दिया गया है, यानी कि अब एक राज्य में एक ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होंगे। तो वर्तमान समय में देश में कितने राज्य हैं, 28। तो स्वाभाविक है कि 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट 1 मई 2025 से लागू किया गया। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बारे में अगर देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत 50% योगदान केंद्र सरकार का होता है, 35% प्रायोजक बैंक का होता है, ठीक है। जैसे बिहार में आप देखेंगे तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो प्रायोजक बैंक है वह पीएनबी है, ठीक है। तो प्रायोजक बैंक की हिस्सेदारी होता है 35% और राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है 15%। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, और इसकी तीनों की हिस्सेदारी केंद्र सरकार 50%, प्रायोजक बैंक 35% और राज्य सरकार 15%। अब आइए भारत का विदेशी व्यापार, यह वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय की रिपोर्ट है। वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय की अगर रिपोर्ट देखा जाए तो इसके अनुसार वस्तुगत व्यापार निर्यात देखा जाए तो 437.42 अरब डॉलर का निर्यात हुआ है पिछले बार की तुलना में। यह वस्तु के क्षेत्र में पिछले बार की तुलना में 0.08% की वृद्धि हुई है। इकोनॉमी में यह डेटा काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। तो वस्तु का निर्यात हुआ है 437.42 अरब डॉलर, पिछले वर्ष की तुलना में 0.08% की वृद्धि हुई है। आयात हुआ है 720.24 अरब डॉलर, 6.2% की वृद्धि हुई है। व्यापार घाटा कितना है, तो लगभग 282 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। अगर सेवा का व्यापार देखा जाए तो सेवा का व्यापार निर्यात जो है 383 अरब डॉलर, 12.5% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, और आयात हुआ है 194 अरब डॉलर, 9.3% की वृद्धि हुई है, ठीक है। अब है वस्तु प्लस सेवा दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को जोड़ने पर कुल निर्यात जो है वह 820.93 अरब डॉलर है। वस्तु प्लस सेवा दोनों का कुल निर्यात
5.5% की वृद्धि हुई है। कुल आयात 915 अरब डॉलर 6.8% की वृद्धि हुई है। इसमें व्यापार घाटा कितना है? तो 94 अरब डॉलर का इसमें व्यापार घाटा है। तो वस्तु प्लस सेवा, इन तीनों चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। अगला है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में यूएसए लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश रहा है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा है? तो यूएसए 2024-25 में। यह सवाल इससे संबंधित कई बार बीपीएससी में पूछा गया प्रीलिम्स में। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन रहा? नंबर 1 पे यूएसए, नंबर 2 पे चाइना और नंबर 3 पे यूएई। यानी कि टॉप 3 कंट्री भारत का व्यापारिक साझेदार जो 2024-25 में रहा है। अब थोड़ा सा इन दोनों के बीच ट्रेड अगर देख लिया जाए, इंडिया और यूएसए के बीच आप ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड सरप्लस है, लेकिन इंडिया और चाइना के बीच आप ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड डिफिसिट है, व्यापार घाटा है। व्यापार घाटे का मतलब कि हम आयात करते हैं ज़्यादा और निर्यात कम करते हैं। ठीक है, इंडिया और यूएसए के बीच देखा जाए तो द्विपक्षीय व्यापार 131.8 अरब डॉलर का है। पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10.5% की वृद्धि हुई है। तो भारत और यूएसए के बीच ट्रेड 131.84 अरब डॉलर और इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड हुआ है 127.7 अरब डॉलर। यूएसए के बीच जो ट्रेड हुआ है उसमें भारत से निर्यात हुआ है 86 अरब डॉलर और आयात हुआ है 45 अरब डॉलर। यानी कि हमने निर्यात ज़्यादा किया, आयात हमने कम किया, इसीलिए हमारा व्यापार जो है वह सरप्लस है। निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर ट्रेड जो है वह सरप्लस में है। अगर आप चाइना के संदर्भ में देखेंगे तो 127 अरब डॉलर का दोनों देशों के बीच व्यापार है, लेकिन लगभग आप देखिए कि 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है। हम निर्यात कर रहे हैं, सिर्फ 14 अरब डॉलर का निर्यात कर रहे हैं और आयात करते हैं 113 अरब डॉलर का। ठीक है, तो चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। तो इन दोनों डेटा को काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग याद रखेंगे। इकोनॉमी के इन्हीं सब डेटा से सवाल इकोनॉमी में पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, क्योंकि अप्रैल महीने में वित्त वर्ष खत्म होती है मई महीने की मार्च में, तो वे सारे डेटा अप्रैल महीने का जो है वह इस जून महीने के मैगजीन में दिया हुआ होता है। अगला है एयरपोर्ट काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए का अटलांटा हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा है। ठीक है, और 9वें स्थान पर भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि विश्व में 9वें स्थान पर है। अब आइए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हुए। ठीक है, अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लॉन्च कब किया गया? तो 8 अप्रैल 2025 को लॉन्च किया गया था और इसने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था और 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने अपनी स्थापना के अपनी शुरुआत के 10 वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 4 प्रकार के ऋण प्रोवाइड किए जाते हैं। शिशु ऋण 50,000 रुपये तक का ऋण प्रोवाइड किया जाता है। किशोर 50,000 से 5 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। तरुण प्लस 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये इस बार के बजट में इसकी तरुण प्लस की घोषणा की गई। पहले सिर्फ 3 प्रकार के ऋण दिए जाते थे, लेकिन अब तरुण प्लस ऐड कर दिया गया 10 लाख से 20 लाख रुपये तक का ऋण। तो इन चारों को आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेंगे। इस योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 52.37 करोड़ लाभार्थियों को 52.37 करोड़ लाभार्थियों को 33.65 लाख करोड़ रुपए की ऋण प्रदान की गई है इन्हीं श्रेणियों के अंतर्गत। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरुआत की गई थी। इसके तहत सवाल जो पूछेंगे प्रारंभ कब की गई थी और ये 4 श्रेणियों के अंतर्गत कितना ऋण किस श्रेणी के अंतर्गत दिया जाता है, यही सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, अब आइए MSME की नई परिभाषा। इस बार का जो बजट पेश किया गया था माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उसमें MSME की नई परिभाषा प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत निवेश और टर्नओवर दोनों में बदलाव देखने को मिला है। ठीक है, अब नई परिभाषा हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कस करें तो नई परिभाषा के अनुसार
यहाँ पे है निवेश दिया हुआ है और इधर है टर्नओवर, यानी कि अगर कोई सूक्ष्म उद्योग तभी किसी को माना जाएगा जब वार्षिक निवेश जो है 2.5 करोड़ उसका निवेश है और वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़। ठीक है, लघु निवेश 25 करोड़, टर्नओवर है 100 करोड़, मध्यम 125 करोड़ निवेश और टर्नओवर में 500 करोड़। यानी कि आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, निवेश में देखेंगे तो 2.5, 25, 125, टर्नओवर में देखें 10, 100 और 500 करोड़। तो यह एमएसएमई की नई परिभाषा है, आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति को हम लोग देख लेते हैं। भारतीय विदेश सेवा की निधि तिवारी प्रधानमंत्री की निजी सचिव नियुक्त की गई है। डॉक्टर पूनम गुप्ता को आरबीआई में डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। 23वां विधि आयोग के नए अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी को बनाया गया है। 23वें विधि आयोग का गठन 1 सितंबर 2024 ईस्वी को किया गया था और इसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 ईस्वी तक का है। ठीक है, तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। इसका गठन 1 सितंबर 2024 ईस्वी को किया गया था। अगला महत्वपूर्ण नियुक्ति है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन। ठीक है, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बने? एस रमन। एसबीआई के चेयरमैन CS सेट्टी भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। 92वें CGI कल जिनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, 92वें CGI BR गवई को बनाया गया है। शपथ इनका 14 मई तक है और 6 महीने तक इनका आगामी कार्यकाल होगा, 6 मंथ तक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने? डॉक्टर मांगीलाल जाट है। मांगीलाल जाट भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अगला है पुर्तगाल दौरे के दौरान लिस्बन के मेयर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ठीक है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट है स्लोवाकिया यात्रा के दौरान माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहाँ की एक विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का हालिया में 2 जगह दौरा हुआ, एक पुर्तगाल और एक स्लोवाकिया। तो पुर्तगाल दौरे के दौरान वहाँ की जो राजधानी है पुर्तगाल की लिस्बन, तो लिस्बन के मेयर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन की सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। वहीं दूसरी तरफ स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से इसे सम्मानित माननीय राष्ट्रपति को सम्मानित किया है। अगला है श्रीलंका यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसी विदेशी नेता को दिया जाने वाला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में श्रीलंका दौरे के दौरान दिया गया। अब पुरस्कार देखते हैं। विजडन के क्रिकेट पुरस्कार 2025, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का जो पुरस्कार दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, और सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार स्मृति मंधाना को दिया गया, और दोनों भारतीय टीम से संबंधित है, भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम। चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार का 2025 का जो अवार्ड है वह कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। ठीक है, यह चौथा अवार्ड है। अगर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार देखेंगे तो पहला जो अवार्ड था वह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। दूसरा जो अवार्ड था वह आशा भोंसले को दिया गया था। तीसरा जो अवार्ड था वह अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और चौथा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है कुमार मंगलम बिड़ला को प्रदान किया गया है 2025 का। तो आप लोग याद रखेंगे। गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो जापान के प्रोफेसर मासाकी काशीवारा को। वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रित्जकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? चीनी आर्किटेक्ट लियू जियाकुन को। ठीक है, तो एबल पुरस्कार जापान के मासाकी काशीवारा को, प्रित्जकर पुरस्कार चीन के लियू जियाकुन को। अगला है इकोनॉमिक टाइम्स कॉरपोरेट एक्सेलेंस अवार्ड 2024। ठीक है, इसके अंतर्गत विभिन्न अवार्ड प्रदान किए गए हैं, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर। बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अश्विनी वैष्णव को प्रदान किया गया है। अगला है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर कुमार मंगलम बिड़ला को दिया गया। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ द ईयर पीयूष बंसल को। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर विशाखा मूल्य को। कंपनी ऑफ द ईयर महिंद्रा एंड महिंद्रा को। इमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर जोमेटा को। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बुक है द चीफ एंड द स्पाई।
द चीफ एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन हैं? A.S. दुल्लत। ये रॉ के पूर्व एक कर्मचारी हैं, A.S. दुल्लत। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। प्रमुख दिवस, विश्व मलेरिया दिवस जो अप्रैल में मनाई जाती है। प्रमुख दिवस देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। ठीक है। पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन, पर्यावरण 2025 का आयोजन कब और कहाँ किया गया? तो पर्यावरण 2025 का आयोजन एनजीटी के तत्वावधान में 29 से 30 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। पर्यावरण 2025 का आयोजन कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑपरेशन कगार काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन कगार, ऑपरेशन ब्रह्मा तो हमने पढ़ लिया। ऑपरेशन कगार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध भारत जो सैन्य बलों की जो कार्रवाई चलाई जा रही है वह ऑपरेशन कगार के नाम से जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जाने वाला अभियान ऑपरेशन कगार है। हाल ही में आरबीआई के 90 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके स्थापना के 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में इसका मुख्यालय जो है वह मुंबई में है और 1 अप्रैल 2025 ईस्वी को मुंबई में अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर एक काफ़ी बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। तो वर्तमान समय इसका मुख्यालय मुंबई है, पूर्व में इसका मुख्यालय था कोलकाता। इसका प्रतीक चिन्ह महत्वपूर्ण है। प्रतीक चिन्ह है इसका स्थिरता, विश्वास एवं विकास। तो आरबीआई 90 साल पूरे हुए हैं। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? स्थिरता, विश्वास एवं विकास। देश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? गुजरात के आनंद में। विश्वविद्यालय का नाम क्या है? त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय। काफ़ी इंपॉर्टेंट। देश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के आनंद में की जा रही है, जिसका नाम है त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय। अगला कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को देखते हैं। ये 2 युद्धाभ्यास इनमें नए हैं। एक यामे युद्धाभ्यास भारत व तंजानिया की मेजबानी में अफ्रीकी देशों का संयुक्त नेवी एक्सरसाइज है। एक्यामी एक्सरसाइज, एक्यामी बेसिकली भारत और अफ्रीकी देशों के बीच और अफ्रीकी देशों का नेतृत्व तंजानिया के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है। तो भारत प्लस तंजानिया के नेतृत्व में अफ्रीकी देशों का एक संयुक्त नेवी एक्सरसाइज है एक यामी एक्सरसाइज। इनियोकॉस एक्सरसाइज, यह 15 देशों का संयुक्त वायुसैनिक युद्धाभ्यास है। इसका आयोजन ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस में किया गया है। टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच काफ़ी फेमस युद्धाभ्यास है। अगला है, हाल ही में किस देश में 480 मिलियन वर्ष पुराना स्पंज की खोज की गई है? तो 480 मिलियन वर्ष पुराना स्पंज की खोज हाल ही में चाइना में की गई है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता दर्पण का जो शॉर्ट नोट्स है वह यहीं पे समाप्त होता है। अब इस महीने की हम लोग स्मरणीय तथ्य को देखेंगे। स्मरणीय तथ्य फैक्चुअल दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो हम लोग इसे भी पढ़ेंगे। हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में साइबर खतरों के लिए किसे एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है? डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 के अनुसार तो क्रिप्टो करेंसी को एक महत्वपूर्ण साइबर खतरे के रूप में हाल ही में चिन्हित किया गया है। अगला है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रेपो दर में कितने आधार अंकों की कटौती करके इसे 6% कर दिया गया है? तो इसमें 25 आधार अंकों की कटौती की गई है। और अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, वर्तमान समय रेपो रेट है 6%, रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और बैंक जो दर है वह 6.25%। ठीक है। अब अगले पॉइंट की ओर हम लोग आते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने किस राज्य के राज्यपाल के द्वारा 10 लंबित विधेयकों पर मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध और कानूनी रूप से गलत करार देते हुए खारिज कर दिया गया है? तो तमिलनाडु राज्यपाल के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए किस उप योजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो इस उप योजना का नाम है कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन। यह बेसिकली PM कृषि सिंचाई योजना का एक उप योजना है। तेलंगाना पर्यटन के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार आगामी 14 मई 2025 को मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों को राज्य स्थित किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भ्रमण कराने की बात कही गई है? रामाप्पा मंदिर। हाल ही में गुजरात राज्य के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? तो गुजरात राज्य के
अमलसाड चीकू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो निर्मला सीतारमण के द्वारा नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के किन राज्यों में सरहुल त्यौहार मनाया गया है? तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। हाल ही में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, RBI के नए डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता को बनाया गया है। वर्तमान समय में RBI में अब कुल 4 गवर्नर हो गए, 4 डिप्टी गवर्नर हो गए, जिनमें पूनम गुप्ता हो गया, M राजेश्वर राव, T रविशंकर और स्वामीनाथन जे इसमें सम्मिलित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किस ब्रिज पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया? पंबन ब्रिज पर। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा से बिजली का उत्पादन करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है? तो जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है पवन और सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन में। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के लिए निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त करने की घोषणा की? तो बांग्लादेश के साथ। 29 अप्रैल 2025 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों के मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ESA यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने। वर्ष 2025 का फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेकथ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यूरोपीय कण भौतिक प्रयोगशाला CERN में 4 सहयोगी परियोजनाओं में 13,508 भौतिकविदों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में किस स्थान पर है? तो भारत 36वें स्थान पर है। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो थाईलैंड में 6ठा बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका थीम क्या है? तो बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। 5 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? तो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बांग्लादेश बना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा जारी रिपोर्ट में कितने प्रवासियों की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है? 8,938। हाल ही में संपन्न गैबॉन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज की है? तो जनरल ब्राइस ओलिग्यू नगुएमा ने जीत दर्ज किया। 90% से अधिक वोट इन्हें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स और स्मरणीय तथ्य जो प्रतियोगिता दर्पण में दिए होते हैं उन सभी का हमने डिस्कस कर लिया। और प्रतियोगिता दर्पण के जितने महत्वपूर्ण सेक्शन थे, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, खेलकूद, महत्वपूर्ण दिवस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, हर एक सेक्शन को इसके अंतर्गत कवर कर दिया गया। स्मरणीय तथ्य यानी कि प्रीलिम्स के जितने महत्वपूर्ण सेक्शन जो प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका में होते हैं उन सभी को इसमें कवर कर दिया गया है। फिर से एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है, टीम ISPC सेंटर के द्वारा 71वीं BPSC प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर का पेड बैच लॉन्च किया गया है। इसका फी रखा गया है 500 रुपया। इसमें जुड़ने के लिए आप लोग 8375934036 या 9870564701 इस पे आप लोग 500 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करने के बाद आप लोग ग्रुप में ऐड कर हो सकते हैं। इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। इसका अंतर्गत पूरे 1 साल का यह पेड ग्रुप का फी 1 साल का है और 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स जो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है उसका PDF, बिहार करंट अफेयर, विजन IAS, जनवरी 2025 से परीक्षा मंथन, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हर एक चीज़ का PDF आपको इसके अंतर्गत प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इसे जुड़ सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। नए हैं आप लोग तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के साथ शीघ्र उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।